I will teach you to be rich by Ramit Sethi. बुक समरी इन हिंदी। अमीर बनने का सिंपल तरीका। क्या नौकरी से भी करोड़पति बना जा सकता है? सिर्फ 6 हफ्तों में पैसों की दिक्कत से निकलने का आसान तरीका। वेलकम टू द स्टोरी लाइन क्विक बुक। लेट्स स्टार्ट। अमीर बनने का रहस्य। पैसा हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इसको लेकर के बहुत सारे डिसबिलीफ्स भी हैं, बहुत सारे मिथ्स भी हैं। सभी के अपने अपने थॉट्स हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका मैनेजमेंट और इसका इस्तेमाल। तो सवाल यह उठता है, क्या आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना आता है या फिर नहीं आता? क्या आप हिसाब किताब में कमजोर हैं? क्या आपको लगता है कि अगर और पैसे होते तो आपकी लाइफ सेट होती? क्या आप मानते हैं कि आप फाइनेंस ठीक से हैंडल नहीं कर सकते? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ में हैं, तब ऑथर बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर कहते हैं, फिर आप या मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ये बुक समरी फाइनेंस के मैनेजमेंट को सिखाने वाली है, जिसका टाइटल है आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच, जिसे रमित सेठी ने लिखा है। यह समरी कहती है कि अमीर होने का मतलब है आपको पता हो पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ सेव करना है। यह सिखाएगी कि आपको अपने फाइनेंशियल मैटर को हैंडल कैसे करना है। इसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस मिलेगी जिससे आप मनी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे, अमीर होना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोचते थे। पैसा सेव करना ऐसा ही है जैसे कि मीठा खाना। शुरू में आप खुद को रोक नहीं पाते, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका मन भर जाता है। पैसे के मामले में समझदारी दिखाना एक अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन जल्दी ही आपके अंदर जोश और मोटिवेशन कम होने लगता है। फिर आप पहले वाले रूटीन पर आ जाते हो, जब चाहे तब पैसे खर्च ही कर लिए और कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा। इसमें आप जानेंगे कि बजटिंग करना जरूरी नहीं है। ऑथर का मानना है कि बजटिंग करना समय की बर्बादी है। लोगों को बजट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पैसे को खर्च करने की आदत पर ध्यान देना चाहिए। इसमें आप यह भी सीखेंगे अपने क्रेडिट कार्ड कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए। पैसे को सोच समझ खर्च करना कैसे एक पावरफुल हैबिट बन जाती है। हम जानेंगे कि लाइफ में किया गए छोटे छोटे बदलाव हमें अमीरी की तरफ लेकर जाते हैं। ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड। अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड के नाम से ही डरते हैं। असल में क्रेडिट कार्ड टर्म अपने आप में ही काफी नेगेटिव साउंड करता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो लोग इसे सही ढंग से मैनेज करना नहीं जानते, उनका क्रेडिट कार्ड को लेकर काफी नेगेटिव फीडबैक होता है। क्रेडिट एक ऐसी चीज है जो आपको समझनी होगी। अमीर बनने के लिए आपको इसमें एक्सपर्ट बनना होगा। लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग करते वक्त क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनका क्रेडिट अच्छा है वह शॉपिंग से काफी अच्छा पैसा बचा सकते हैं। एक अच्छा क्रेडिट होना आपके पैसे को बचा सकता है, लेकिन पहले यह समझना होगा क्रेडिट होता क्या है। क्रेडिट के 2 फैक्टर हैं, एक क्रेडिट रिपोर्ट है, दूसरा क्रेडिट स्कोर है। आपका क्रेडिट रिपोर्ट आपके अकाउंट और पेमेंट हिस्ट्री के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देता है। यह लेंडर्स यानी कि लोन देने वालों को यह भी जानने में हेल्प करता है आप दूसरे लेंडर्स को भी पे कर पा रहे हो या नहीं। साथ ही इसमें आपका पेमेंट बिहेवियर भी शामिल होता है। यह भी पता चलता है कि कहीं आपकी कोई लेट पेमेंट तो नहीं है। आपका क्रेडिट स्कोर एक नंबर है जो कि लेंडर्स बताता है कि आपको क्रेडिट देने में उन्हें रिस्क है या नहीं। अगर है तो कितना रिस्क है। आपका क्रेडिट स्कोर 300 से 850 के बीच कुछ भी हो सकता है। लेंडर इस नंबर और आपके क्रेडिट स्कोर के बीच यह डिसाइड करेगा उसे आपको कितना पैसा देना चाहिए। क्रेडिट स्कोर जितना हाई हो उतना बेहतर है, इसीलिए एक हाई क्रेडिट स्कोर के लिए जितना हो सके अपनी पेमेंट जल्द से जल्द जमा कर दे। अब आप सोचेंगे यह चीजें जानना क्यों जरूरी है। वह इसलिए क्योंकि अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको इंटरेस्ट चार्ज में हेल्प करता है। गुड क्रेडिट स्कोर आपके ढेर सारे पैसे बचा सकता है। मान लीजिए कि आप घर खरीदने की सोच रहे हैं। बैंक एक हाई इंटरेस्ट चार्ज के साथ लोन देता है, लेकिन अगर आपका गुड क्रेडिट स्कोर है तो ये इंटरेस्ट आराम से पे हो सकता है। क्रेडिट कार्ड को लेकर कई तरह के नेगेटिव रिव्यू सुनने को मिलते हैं, जैसे कि लेट पेमेंट करने पर आपको भारी भरकम चार्ज देना पड़ता है। कई बार आपके अकाउंट में ऐसे चार्ज होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता है, लेकिन यह सब आपके साथ तभी होता है जब आप अपना क्रेडिट कार्ड ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। लोग क्रेडिट कार्ड ऐसे यूज करते हैं जैसे वह उनके लिए पैसों का एंडलेस सोर्स हो। क्रेडिट कार्ड को हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं।
लेकिन यह एंडलेस सोर्स फ्री में नहीं आता है। इसके अपने कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। जैसे मान लो आपने कोई पेमेंट मिस कर दी, तो आपका क्रेडिट स्कोर ड्रूप हो सकता है। जिस कंपनी से आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, वह आपका एनुअल परसेंटेज रेट अप्रैल बढ़ा सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है, आपको लेट फी पे करना पड़ सकता है, लेकिन आप टाइम पर सारी पेमेंट करके एक्स्ट्रा चार्ज देने से बच सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करने का यह एक तरीका है। ऑप्टिमाइज करने का एक दूसरा तरीका है, आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करो। उनसे पूछिए कि क्या वो आपकी फी या चार्जेस माफ कर सकते हैं। एक पेमेंट एनुअल फी की होती है। यह वह फी है जो आपको कार्ड यूज करने के लिए पे करनी पड़ती है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करके इसे कम या माफ करने के लिए कह सकते हैं। मार्केट में कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं जो ये फीस नहीं लेती, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिल सके। अगर आप भी एनुअल फी पे कर रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी को बोलकर इसे माफ करवा सकते हैं। अगर वह ऐसा नहीं करते, तो आप एनुअल फ्री कार्ड चुन सकते हैं। ऑप्टिमाइज करने का दूसरा तरीका है, कोशिश कीजिए कि आप लोग लो अप्रैल पर नेगोशिएट कर सकें। आपका अप्रैल वह इंटरेस्ट रेट है जो कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए देती है। आमतौर पर अप्रैल 14% पर होता है। सुनने में यह काफी बड़ा लगता है, लेकिन यह सच है कि कंपनी आपको एक बड़ी रकम उधार पर दे रही है। तो एक तरह से यह आपके लिए विन विन सिचुएशन है। इसीलिए कंपनी को कॉल करके कम अप्रैल के लिए पूछिए। अगर वह कहे कि उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए, तो उन्हें ऐसा करने का वाजिब कारण दो, जैसे कि आप लगातार कई महीनों से अपने बिल्स टाइम पर पे करते आए हैं। उनसे बताओ कि आप उन कंपनियों को भी जानते हैं जो कि लो अप्रैल को ऑफर करती हैं, इसलिए आप किसी और कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। हालांकि एक ही कंपनी के लॉयल कस्टमर बने रहने के अपने कुछ फायदे हैं। लेंडर्स अपनी लॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री को अप्रिशिएट करेंगे। लेंडर्स यह देखना चाहते हैं कि क्या भरोसे के लायक है या नहीं, क्या आप टाइम पर पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करने के लिए लो फी और अप्रैल के लालच में आने की जरूरत नहीं है। बीट द बैंक्स। क्रेडिट कार्ड की तरह बैंक भी उतने ही पॉसी होते हैं। अक्सर बैंक यंग लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यंगस्टर्स को इंटरेस्ट रेट और फी जैसे टॉपिक थोड़े डराते हैं, इसलिए वह बिना सवाल जवाब किए जो भी पे करना है वो पे कर देते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के सिर दर्द को दूर किया जा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग बैंक के लिए एक अच्छा तरीका है। वह अपने कस्टमर का इंटरेस्ट रेट बढ़ा सके। पैसे से जुड़ी हर सर्विस के लिए लोग बार बार बैंक जाना पसंद नहीं करते। इसके बजाय वह एक सुविधाजनक तरीका ढूंढना चाहते हैं। ऐसे में ऑनलाइन बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन नजर आता है। जो सेविंग आप ऑनलाइन बैंक में डालते हो, वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह वो फीस भी नहीं लेते जो नॉर्मली आपको रियल बैंक चार्ज करती है। तो ऑनलाइन बैंक और फिजिकल बैंक के बीच के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करते हैं। ऑनलाइन बैंक, इसमें अगर आप $1000 जमा करते हो, ऑनलाइन बैंक 3% इंटरेस्ट रेट से स्टार्ट करते हैं। एक साल में आप उस इंटरेस्ट रेट से $30 तक कमा सकते हो। फिजिकल बैंक, इसमें भी अगर आप $1000 जमा करते हैं, यह बैंक आमतौर पर सिर्फ 0.5% इंटरेस्ट रेट देते हैं, यानी कि आपको $1000 पर हर साल केवल $5 ही मिलेगा। आपको समझ में आया कि इन दोनों में कितना फर्क है। ऑथर ने अपना ऑनलाइन बैंक अकाउंट कैसे सेटअप किया। उन्होंने चेकिंग और ऑनलाइन दोनों बैंक का अकाउंट खोले थे। चेकिंग अकाउंट वो होता है जहां आप पैसे जमा कर सकते हो और निकाल सकते हो। इसके लिए आप एक डेबिट कार्ड से चेक का यूज कर सकते हैं। ऑथर की इनकम इसी चेकिंग अकाउंट में जाती है, फिर वह अपने पैसे बाकी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। बैंक हमें इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करते हैं जब आप अपने चेकिंग अकाउंट में पैसे जमा करते हो। सेविंग अकाउंट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वह अकाउंट है जिसमें आप स्पेशल मौके जैसे हॉलिडे और फेस्टिवल के लिए पैसे सेव करते हो। पहले चेकिंग और सेविंग अकाउंट के बीच सिर्फ इंटरेस्ट का फर्क होता था। पहले से सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट होता था, चेकिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं। लेकिन आज दोनों ही अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। तो क्या इन दोनों अकाउंट के बीच वाकई में कोई फर्क है? फर्क यह है कि आपको अपने चेकिंग अकाउंट से ही पैसे विड्रॉल करने चाहिए। सेविंग अकाउंट को टच भी मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपके पैसे सेव होते हैं। आपको अपने अकाउंट कैसे सेट करने चाहिए, तो ऑथर हमें कुछ ऑप्शंस देते हैं। पहला, अपने लोकल बैंक में चेकिंग अकाउंट के साथ एक सेविंग अकाउंट भी खोल लो।
बैंक से फीस के बारे में पूछो। अगर उसमें कोई एनुअल चार्ज वगैरह है तो किसी और बैंक में पता करो जहां ये सब चार्जेस न हो। दूसरा, यह बेसिक ऑप्शन और स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन है। किसी लोकल बैंक में एक नो फी चेकिंग अकाउंट खोल लीजिए। इसके बाद कोई ऑनलाइन बैंक ढूंढो जो सेविंग अकाउंट पर हाई इंटरेस्ट रेट देता हो। इस तरह आप जब चाहें तब आप अपने चेकिंग अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे। आपका पैसा इजीली ग्रो होता रहेगा इसे अपने सेविंग अकाउंट में डालकर। तीसरा ये ऑप्शन है एडवांस और फुल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन। इसके लिए अलग अलग बैंक में कई सारे चेकिंग अकाउंट खोल लीजिए। यह इसलिए है ताकि डिसाइड किया जा सके कौन सा बैंक बेस्ट इंटरेस्ट और सर्विस देता है। ऑथर ने भी थर्ड ऑप्शन चूज किया था। उनका एक चेकिंग अकाउंट लोकल बैंक में है, दूसरा अकाउंट ऑनलाइन बैंक में। आप सेम यही चीज सेविंग अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपको खुद चूज करने होंगे जो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। क्या आप एक बिना झंझट का अकाउंट चाहते हैं तो फिर आपको पहला ऑप्शन चूज करना चाहिए। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अपने सामने लिमिटेड ऑप्शन मत रखो, क्यों न दूसरा और तीसरा ऑप्शन ट्राई किया जाए। यह दोनों ऑप्शन गारंटी के साथ आपका पैसा ग्रो करने में हेल्प करेंगे। कोई भी बैंक चुनते समय इन 3 बातों का ध्यान रखना होगा। ट्रस्ट, कन्वीनियंस और फीचर्स। ट्रस्ट तब होता है जब बैंक आपसे कोई हिडन या छिपे हुए चार्जेस या फीस नहीं लेता। बड़े बैंक्स हमेशा अनलिमिटेड कस्टमर बनाने में जोर देते हैं, इसलिए वह चुपके से आपके अकाउंट से अपनी फीस काट लेते हैं। इसे आप बैंक की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अगर वो अपनी फीस को लेकर ट्रांसपेरेंट है तो समझ लीजिए उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। कन्विंस यानी कि इजी एक्सेस। आपके लिए पैसा मैनेज करना इजी होना चाहिए। बैंक को भी बढ़िया कस्टमर सर्विस देने पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत उन्हें आपकी मदद करनी चाहिए। फीचर्स को हम वैल्यू एडेड सर्विस के तौर पर भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए बैंक हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, साथ ही पैसों को ट्रांसफर करने की सुविधा फ्री में देता है। कॉन्शियस स्पेंडिंग। जब आप सोच समझकर खर्च करते हो तो इसका मतलब है आप अपने पैसे की वर्थ को समझते हो। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ, ज्यादा खर्च करने के चक्कर में आपका बजट गड़बड़ा गया। ऑथर भी कई बार ऐसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। अपनी हर खरीदारी का ट्रैक रिकॉर्ड रखना कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि असल में ये तरीका जरा भी इफेक्टिव नहीं है। बजटिंग सिर्फ थियरी में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी एक पैसे के खर्चे का हिसाब नहीं रह सकता, क्योंकि यह बोरिंग भी है और थकाने वाला काम भी। लेकिन ऑथर के पास इसका एक सोल्यूशन है। आप एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। यह प्लान एक ऐसा तरीका है जिससे आप हर महीने पैसा भी खर्च कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी। वही आपकी सेविंग भी होती रहेगी। आपकी लाइफ से अब वो टाइम जाने वाला है जब आप सोचकर परेशान होते थे आखिर आपका पैसा गया तो गया कहाँ। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान थ्रिफ्ट यानी कि कंजूस बनने पर फोकस करता है। थ्रिफ्ट यानी कंजूस होने और चीप होने में जमीन आसमान का फर्क है। थ्रिफ्ट होने का मतलब है सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करना जो कि आपको चाहिए। थ्रिफ्ट होने का मतलब यह नहीं है आप अपने खर्चों में कटौती कर ले, बल्कि ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है हम केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करें जो वाकई में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लोग अक्सर थ्रिफ्टिंग को मुश्किल इसलिए समझते हैं क्योंकि वह डिसाइड नहीं कर पाते उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के 4 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट फैक्टर मंथली फिक्स्ड कॉस्ट। यह वह चीजें हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है, जैसे कि रेंट, रोजमर्रा की जरूरत का सामान और एजुकेशन पर खर्चे। आपको अपनी इनकम से 50% से 60% इस फैक्टर में देना होगा। लेकिन आप यह फिगर आउट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट की लिस्ट बना लो। यह उनमें से कुछ भी हो सकते हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रोसरी और कपड़े वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि किस चीज पर कितना खर्च करते हैं तो थोड़ा पता लगाए। पिछले 3 महीने के अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या शॉपिंग रिसीट पर एक नजर डालिए, फिर सबको ऐड करके लिखिए। एक बार आपने यह कर लिया तो उसमें 15% जस्ट इन केस कैटेगरी शामिल कर दो। इनमें आपके हर महीने के खर्चे शामिल नहीं है, बल्कि वो खर्चे हैं जो अचानक से कभी कभार खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि कार की रिपेयरिंग करवाना, किसी खास मौके के लिए कपड़े खरीदना या ड्राई क्लीनिंग।
ऑथर ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए हर महीने $150 अलग से रख लेते थे। सेकेंड फैक्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस फैक्टर के लिए आप अपने 401k या फिर इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट के लिए अलग से पैसे रखते हैं। यह वह अकाउंट है जो आपका रिटायरमेंट या पेंशन फंड को होल्ड करते हैं। जो अमाउंट इसमें आप डालेंगे वह आपकी सैलरी का 10% होना चाहिए। क्या आप अपनी सैलरी के 10% के हिस्से को लेकर शो नहीं है कि उसका क्या करना चाहिए? आपको ऑनलाइन कई इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर मिल जाएंगे जिनसे आप पता लगा सकते हैं आपके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इससे आपको यह डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। थर्ड फैक्टर, सेविंग गोल्स। यह किसी भी प्रकार का गोल हो सकता है, चाहे उसे अचीव करने में कितना भी टाइम लगे। यह क्रिसमस गिफ्ट के लिए सेविंग करने जितना छोटा भी हो सकता है, या फिर शादी के खर्चे के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म गोल जैसे घर की एमई पे करने के लिए भी हो सकता है। यहाँ सीक्रेट सिर्फ एक ही है, जितना जल्दी हो सके सेविंग करना स्टार्ट कर दो। आप सेविंग जितने लंबे समय के लिए करेंगे उतना ही कम अमाउंट आपको बचाना होगा। सुनने में एकदम सिंपल लगता है, लेकिन लोग शायद ही कभी भी इस एडवाइस को फॉलो करते हो। इसलिए इसे और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें एक नंबर ऐड कर दो। जैसे कि आप अपनी 20s में शादी कर लेना चाहते हो, इसके लिए आपने रफ एस्टिमेट तो बना ही लिया होगा इस शादी में कितना खर्च आएगा। तो आपको 20 साल का होते होते सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप अगर महीने का $333 भी बचाते हो तो आगे चलकर आपको हर महीने पैसे सेव करने में उतनी मुश्किल नहीं होगी। बजाय इसके जब आप 26 में सेविंग स्टार्ट करते हो, सेविंग गोल के लिए अपनी इनकम का 5% से 10% अलग से रख दो। फोर्थ फैक्टर, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। अपनी मनपसंद चीजें खरीदने पर आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑथर आपको अपने बजट में से गिल्ट फ्री स्पेंडिंग शामिल करने के लिए एनकरेज करते हैं। लेकिन सवाल यह है, इस फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? आपको इसे समझने के लिए कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन एक ऑटोमेटिक सिस्टम आपके आने वाले महीनों को और भी ज्यादा इजी बना देगा। एक ऑटोमेटिक सिस्टम होने से सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगता है। अगर आपने पहले से ही अपना एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बना रखा है तो आपको बधाई हो, आप आधा ऑटोमेटिक सिस्टम चुके हो। ऑटोमेटिक मनी फ्लो के लिए अपने सारे अकाउंट को साथ में लिंक कर दो। हर चेकिंग के लिए एक चार्ट बनाओ। सेविंग, क्रेडिट कार्ड और इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पास है, इससे आपको हर सिंगल परचेस का हिसाब रखने में आसानी होगी। अपने चेकिंग अकाउंट को अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लिंक कर दो। ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दो ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप अपने बिल्स पे कर सके। साथ ही अपने चेकिंग अकाउंट को भी अपने सेविंग अकाउंट से लिंक कर दो। जाहिर है आपकी सैलरी का 5% वही सेव होगा जिसके लिए आप सेव करना चाहते हो। रिक्वेस्ट टू यू, अभी तक आपने जो भी सीखा वो पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आप भी नौकरी से करोड़पति बनने का इस आसान तरीके को पूरा जानना चाहते हैं तो रमित सेठी की बुक आई विल टीच यू टू बी रिच जरूर पढ़ें। एंड थैंक यू so much for listening. Please subscribe us for more audiobook summary.